हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज का हमारा जो टॉपिक है या फिर जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है कि हम अपने जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, किस तरह से करें, कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी चीज़, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, मेंस में कैसे तैयारी करें, प्रीलिम्स में कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आज मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। या और क्या फिर कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनसे हम ओवरकम कैसे करें, हमारी ड्यूरिंग प्रिपरेशन तैयारी कैसे करें। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी रुकावटें आती हैं जो कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिस वजह से नहीं कर पाते हैं हम तैयारी उस फोकस के साथ। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, जिन्होंने भी इस चैनल सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अब आगे वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी वीडियो पे अभी एक भाई ने कमेंट भी किया कि सर यूपीएससी की स्टार्टिंग कैसे करें। क्योंकि देखो, पढ़ना पता तो है सबको, बहुत बच्चों को ये पता है कि मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। लेकिन कई ऐसे बिगिनर्स होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट, कई बार कहते हैं ना ओरिजिन, मतलब हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, जो फर्स्ट स्टेप है। कई बार बहुत सारी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हम स्टार्टिंग मतलब ओपनिंग कैसे करें एग्जाम की, कौन सी चीज़ सबसे पहले पढ़ें, मतलब जिससे मेरा बेसिक भी स्ट्रांग हो जाए और बेसिक के साथ साथ हम हमारे जो आगे के सब्जेक्ट्स हैं, आगे की बुक्स हैं, आगे के सिलेबस हैं, उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। अब इन सारी चीज़ों को मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, एक यूपीएससी, अगर मैं एक यूपीएससी की बात करता हूँ, जो यूपीएससी कमीशन है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि यूपीएससी, वो सबसे पहले जो एग्जाम एक स्टूडेंट की लाइफ में अगर उसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो वो करवाती है 12th क्लास में अपेयरिंग में। एक बच्चा यूपीएससी का पहला एग्जाम देता है जिस एग्जाम का नाम होता है एनडीए। या फिर ग्रेजुएशन में जो एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं सीडीएस होता है, सीएपीएफ होता है, या अपना जो एक एग्जाम होता है आईएएस का। ठीक है, जो जिसकी एज होती है टिल 35 एज तक, आपके 6 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं और आप इन एग्जाम्स को दे सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक स्टूडेंट लाइफ में, एक बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा है, ठीक है, अगर उसको एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस या कोई भी एग्जाम देना, तो उसकी लाइफ में पहली बार जो यूपीएससी की एंट्री होती है वो होती है 12th क्लास की अपेयरिंग से। ठीक है, वो 12th क्लास की अपेयरिंग से अपना ये यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। फिर वो कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या आईएएस हो। ठीक है, आईएएस की तैयारी भी एक बच्चा 12th क्लास से कर सकता है। ठीक है, वो अपनी तैयारी कर सकता है, प्रिपरेशन कर सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि इसमें जो सिलेबस रहता है अपनी, जो देखो यूपीएससी का एक कॉमन सिलेबस होता है जो कि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में कवर अप होता ही है। मेजर जो सिलेबस कवर होता है वो आता है अपना जीएस यानी जनरल स्टडीज़, जिसमें आता है अपना पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, है ना, सिविक्स या जो भी होता है। फिर अपनी करंट अफेयर है जो कि सारे एग्जाम्स में होती है। ये कुछ ऐसे सिलेबस है, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टर्म्स हैं जो कि हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। फिर कुछ एग्जाम्स में मैथ्स भी आती है और कुछ में रीजनिंग भी आती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हर एग्जाम में, हर यूपीएससी के एग्जाम में, इवन आईएएस, आईपीएस, ठीक है, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, कोई भी एग्जाम हो उन सब में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं बच्चे के एग्जाम की तैयारी करने में और क्या क्या कन्फ्यूजन्स होते हैं। ठीक है, देखो, प्रॉब्लम्स या कन्फ्यूजन में बताऊं, कई बच्चों को क्या होता है, कई बच्चे ऐसे मतलब हैं जो कि तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है करना कैसे है, क्या करना है, क्या चीज़ें, कहाँ से पढ़ाई करूँ। सबसे पहली चीज़ वो देखो, यूट्यूब पे भी अपना कंटेंट पढ़ने को ढूंढते हैं, वो कोचिंग सेंटर भी देखते हैं, वो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, वो किसी टीचर से भी पूछ रहे हैं, किसी बच्चे से भी पूछ रहे हैं, किसी सीनियर से भी पूछ रहे हैं। मतलब वो सब जगह से कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं और उनको फिर वो हो जाता है सब मैस, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मतलब वो कुछ और बता रहा है, वो कुछ और बता रहा है, मुझे ये पता है, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये कैसे करें, वैसे करें। बहुत सारा मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कन्फ्यूजन आता है बुक्स। सर बुक्स कौन सी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स लूँ, कौन सी बुक अच्छी रहेगी, इसमें ऑब्जेक्टिव है, इसमें गलत है, इसमें सही है। तो बुक्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सारी बुक में जो भी लिखा होता है, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, बस आपके पढ़ने के ऊपर होता है। अगर इंग्लिश की बुक अगर आप कोई लेते हो, तो अगर दूसरी बुक भी अगर कोई इंग्लिश की आपको रिकमेंड करेगा, तो जो ग्रामर इस बुक में होगी वही दूसरी बुक में भी ग्रामर होगी। अब ये तो है नहीं कि पास्ट में अगर वॉज वर लगता है तो दूसरी बुक में इज एम आर लगा देंगे पास्ट में, ऐसा तो नहीं है ना। जो इसमें वॉज वर बताया वही उसमें। तो मेन चीज़ मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि बुक्स जो है ना, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, सारी बुक्स सही होती हैं, आपके पढ़ने के ऊपर, आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है कई बच्चे होते हैं जो बुक्स नहीं पढ़ते हैं, या फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कि ये बच्चे जिनके पास फाइनेंशियल इशू होता है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, बुक्स भी नहीं परचेज कर सकते हैं, लेकिन उनको तैयारी करनी है, तो उनके पास सबसे बेटर एंड ईजी तरीका होता है यूट्यूब।
ठीक है, वो यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं पहली चीज़, अगर वो बुक्स और कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बुक्स, यूट्यूब, कोचिंग सब में भटकते रहते हैं और उनका कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, कितना ही समझा लो। तो पहला तरीका, बुक्स सारी अच्छी होती हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको मैटर करेगा कि आपको एक अच्छा चैनल जहाँ पर एक सही गाइडलाइंस, सही गाइड किया जा रहा हो बच्चों को, ठीक है। फिर आता है, कई बच्चों में बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम कैसे समझूँ, या इंग्लिश मीडियम से हूँ, हिंदी मीडियम कैसे समझूँ। देखो, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ ना, इंग्लिश के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिस पर मैंने इंग्लिश में बहुत डिटेल में बात करी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, ठीक है। बिना इंग्लिश के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिना इंग्लिश के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश फेस करनी ही पड़ेगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता, आपकी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत, अपनी कंसिस्टेंसी आपको आगे लेके जाती है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जस्ट अ एक्सक्यूज़। पढ़ने वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ता है, हिंदी, देखो जो पढ़ने वाला होगा ना वो हिंदी मीडियम में भी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएगा, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो इंग्लिश हिंदी में कहीं से भी पढ़ रहा हो, क्या मैटर करता है, वो नहीं कर सकता। फिर आता है, कई लोग ये रोना रोते रहते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मतलब पढ़ तो नहीं रहे हैं लेकिन एक एक्सक्यूज बनाकर बैठे हैं, मेरी इंग्लिश वीक है, मेरे को कई सारी चीज़ें टर्म्स नहीं समझ में आते हैं, ये एक एक्सक्यूज है। या फिर कईयों की जनरल स्टडीज़ वीक है, मुझे जीके समझ में नहीं आती, मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स। अरे इंटरेस्ट नहीं होने से काम नहीं चलता ना, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो सिलेबस है, जो क्राइटेरिया है एग्जाम देने का, एग्जाम क्वालिफाई करने का, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको करनी पड़ेगी। मेरी मैथ्स वीक है, मैं आर्ट साइड से थी, मैंने मैथ्स आज तक नहीं पढ़ी, मुझे मैथ्स पढ़ने में प्रॉब्लम है, मुझे रीजनिंग समझ नहीं आती। या कई बच्चे ऐसे कि कोचिंग कहाँ से पढ़ें, ये कोचिंग अच्छी, वो कोचिंग अच्छी। या फिर कई ऑनलाइन कोचिंग में बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी कोचिंग्स हैं देखो ऑनलाइन जो करवाती हैं, ठीक है, उनके नाम नहीं ले रहा, आपको पता ही होगा ऑनलाइन कोचिंग्स कौन कौन सी हैं। फिर न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को ना बच्चे बहुत बड़ा इशू बनाकर घूम रहे हैं। इवन मैं बताऊं, मेरे फेसबुक पे बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन होता है, ये उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये उनके कन्फ्यूज़न है। मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर बस फेसबुक पे लोगों से इंटरेक्शन में वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है। फिर आता है एक सिटिंग टाइमिंग आपका, कि लोग बैठ नहीं पाते, मतलब उनको ऑल टाइम कमर, मतलब लेट बिस्तर चाहिए, लेटे रहना है 2 घंटे 4 घंटे। उनको ऐसा, अगर उनको बैठने को बोल दो ना कि आपको 2 घंटे भी बैठना है कंसिस्टेंसी, 2 घंटे भी आज की यूथ को ना बैठा नहीं जाता। फिर आता है फोकस इशू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार घर पे हमारे लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, घर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से हम अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो फिर आता है फाइनेंशियल इशू, जो कि पैसों से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, वो नहीं तैयारी कर पाते हैं, या कई बार कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो नहीं खरीद पाते हैं। फिर कई ऐसे होते हैं जो कि दिल के बीमार होते हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लड़ाई दंगा, हार्ट ब्रेक, प्यार, आशिकी, मोहब्बत, उसमें टाइम बर्बाद करते हैं और मम्मी पापा से कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं और हम मतलब बढ़िया सी पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ नहीं, वो उन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद करते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप। इवन आप देखो, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में लोग ज्वाइन होने के लिए मैसेज करते हैं, मुझे ज्वाइन कर लो, मुझे ज्वाइन कर लो, और उसमें अगर कंटेंट कुछ शेयर होता है तो लोग पढ़ते भी नहीं, देखते भी नहीं ढंग से। तो ये इतनी सारी मेजर प्रॉब्लम्स जो है ना, एक तैयारी करने वाले बंदे के साथ होती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये तो मैंने बहुत सारी सिलेक्टेड बताई हैं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको बच्चे या तो एक्सक्यूज़ बनाकर घूम रहे हैं, या फिर वो अपना बेस्ट दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन सब चीज़ों से ओवरकम कैसे हो, ठीक है। कि अगर मेरे साथ इन सारी चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ अगर मेरे साथ हो रही है, मेरे साथ घट रही है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म कैसे किया जाए। सबसे पहले देखो, एक चीज़ बताऊँ, अपनी तैयारी के लिए आप ज़्यादा खुद को प्रेशराइज मत करो, अपनी ना ही बॉडी को, ना आप अपने दिमाग को इतना प्रेशराइज मत करो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसमें अटका हुआ हूँ, ठीक है। पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर अपना सोचो कि आप आने वाले समय में एक IAS बनोगे या फिर आप एक ऑफिसर बनोगे, ठीक है। उसके लिए मुझे ये पास्ट की चीज़ें कोई मैटर नहीं करती, आप जस्ट एक फ्लो के साथ चलते रहो, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों में पास्ट में अटके रहोगे तो कहीं ना कहीं आप सफोकेट फील करोगे, आप घुटन महसूस करोगे और आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे एग्जाम में, ठीक है। फिर अपने आप को टाइम दो, पहले इनसे, अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सबसे पहले आप अपने आप को टाइम दो, इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, शांति से बैठो जाके कहीं पे, ठीक है। फिर सोचो आप कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, आप
करना क्यों चाहते हो, क्या आपको सच में ये ड्रीम है, आप कितने पैशनेट हो उस चीज़ के लिए, कितना कितना मतलब उस चीज़ को दे सकते हो। देखो पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, आप कितने पैशनेट हो। फिर आप अपना जो विज़न है वो क्लियर करो कि मुझे ये चीज़ करनी है, इसमें मैं बेस्ट हूँ, मेरा ये ड्रीम है, मैं ये करना चाहता हूँ। फिर क्या होता है, फिर वो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपको अपने गोल, अपना एम अचीव करने में मदद करेंगी। ठीक है, फिर लास्ट एक चीज़ बताऊंगा, लास्ट लिस्ट नहीं है कि आप अपना 100% दो, पास हो या फेल हो मैटर नहीं करता, क्योंकि कल को अगर आपने 100% नहीं दिया तो आप खुद से नज़रें नहीं मिला पाओगे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा आप मम्मी पापा झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, दोस्त से बोल रहे हो, नहीं, लेकिन अगर आप अपने, आपकी जो सोल है, आपकी आत्मा है, अगर आपने अपना आप अगर फेल हो गए, आपके माँ बाप गालियाँ सुना रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको ये कह रही है कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ, फेल हो गया, कोई बात नहीं, तूने अपना बेस्ट दिया, तूने अपना 100% दिया, ठीक है, वही मैटर करता है। तेरी सोल तेरे से कह रही तूने 100% दिया, तो तू जिंदगी में फेल हो जाए ना, कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन किसी चीज़ के लिए तू अपना 100% दे दे। ठीक है, दुनिया झूठ बोल रही, सच बोल रही, ताने मार रही, कुछ भी बोल रही, मैटर नहीं करता। कम से कम तू रिग्रेट, गिल्टी फील तो नहीं करेगा। मेन टारगेट अपना क्या होगा, गिव अप नहीं करेंगे, अपने आप पे भरोसा रखेंगे। जिससे भी पढ़ रहे हैं, अगर किसी टीचर को हम फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी हम पढ़ रहे हैं, उस टीचर की पढ़ाने पे भरोसा रखना। ठीक है, एक चीज़ को फॉलो करना, या तो आप यूट्यूब से पढ़ लो, या आप बुक से पढ़ लो, या आप सेल्फ स्टडी कर लो, या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ लो, या आप ऑनलाइन पढ़ लो, जहाँ से भी पढ़ो उस चीज़ पर भरोसा रखना। टाइम पर भरोसा रखना कि चीज़ें होंगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और उस पूरी प्रोसेस पे भरोसा रखना कि जो भी स्टार्टिंग से एंडिंग तक मेरा सफ़र रहेगा, उस सफ़र पे, उस प्रोसेस पे भरोसा रखना। ये सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी उन सारी चीज़ों को हटाने के लिए। अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि र्यूमर है कि इंटेलिजेंट बच्चे ही एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाते हैं, जो कि अपने स्कूल टाइम में इंटेलिजेंट रहे हैं, इंटेलिजेंट बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, जो कि अपने स्कूल टाइम में टॉपर रहे हैं, या फिर जो 12th में टॉपर रहे हैं, जो 98% मार्क्स लाए हैं, वही क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, और 70% वाले क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, 98% वाले जो बुक्स में वो किताबी कीड़े होते हैं, उनको दुनिया की इतनी समझ नहीं होती। मैं बता रहा हूँ 70% वाले बच्चे ना ज़्यादा एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये मिथ है या ये जो अफवाह है वो हटा दो कि इंटेलिजेंट बच्चे ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, या कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं स्लो हूँ, मैं बहुत धीमे धीमे समझ पाता हूँ, मुझे बहुत देर में समझ में आती हैं चीज़ें। ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग पावर वीक है। देखो ऑब्वियसली हर किसी का अपना जो आईक्यू होता है ना, अलग अलग होता है। किसी को एक बार में चीज़ समझ में आ जाती है, किसी को 10 बार समझ में आती है। कोई बात नहीं, अगर मुझे 10 बार में कोई चीज़ समझ में आ रही तो मैं 10 बार पढ़ूंगा ना उसको। मुझे नहीं समझ में आई एक बार में तो मैं 10 बार पढ़ लूंगा, कोई मैटर नहीं करता। फिर एक मिथ है कि मैं साइंस साइड से हूँ, मतलब मैं मैथ से हूँ तो मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं समझ में आती, या फिर मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी से हूँ तो मुझे रीजनिंग और मैथ समझ में नहीं आती। मैं कॉमर्स से हूँ, मैं इस साइड से हूँ, उस साइड से हूँ कि मुझे ये समझ में आती, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये सारी एक्सक्यूजेज हैं, मिथ हैं, र्यूमर हैं, ऐसा नहीं है। एक मेहनत करने वाला बंदा है जिसका ड्रीम है यूपीएससी में ऑफिसर बनना, वो बनता है और वो मेहनत करता है। अब इन सब चीज़ों को हटाने के लिए एक और सोल्यूशन है, आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और गिव अप मत करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और नेवर गिव अप, यही एक सॉल्यूशन है कि आप अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करते लगे रहो और हार मत मानो, हो जाएगा। फिर आता है एक और फिर कुछ चीज़ें और जो कि एग्जाम क्वालिफाई की स्टार्ट कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, उन सब चीज़ों को पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें और हैं, ठीक है, जो कि मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ कि कम से कम कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 साल रिक्वायर्ड है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको 2 साल लगेंगी उस पूरी चीज़ों को समझने के लिए, हर एक चीज़ को फ्रॉम डे 1 से और टिल क्वालिफाई करने तक के लिए, उस एग्ज़ाम में बैठने तक के लिए आपको 2 साल चाहिए। और ये तो कम से कम है, हो सकता है आपको एक ऑफिसर बनने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए, अपना सिलेक्शन लेने के लिए 3 से 4 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप कॉलेज में हो या स्कूलिंग में हो, आप अपनी एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, फोकस करके रखोगे, ठीक है। और अपने एकेडमिक्स में जो अपनी बेसिक हैं, जैसे कि अगर आप स्कूलिंग में हो तो आप अपनी 6th 12th या 9th में हो, 8th में हो, 10th में हो, किसी में भी आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। फिर मैटर नहीं करता, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई होते जाओ, आपको दूसरा अटैम्प्ट लग सकता है, तीसरा भी लग सकता है, चौथा भी लग सकता है, 5वां अटैम्प्ट भी लग सकता है, और हो सकता है 6th भी लग जाए, यानी लास्ट अटैम्प्ट में आप जाकर क्वालिफाई करो।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेलियर्स होते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे अटेम्प्ट्स देते हैं, कभी रिटन नहीं निकाल पाते हैं, कभी प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेंस नहीं निकाल पाते हैं, कभी इंटरव्यू रह जाता है, कभी बहुत सारी फिजिकल रह जाता है, मेडिकल रह जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर्कमस्टांसेस की वजह से, जिससे वो नहीं अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई कर पाते हैं और वो लास्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको फेलियर, अगर आप अटेम्प्ट पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए, दूसरे में नहीं निकाल पाए, तीसरे में नहीं निकाल पाए, तो क्या होता है, बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है, वो हताश हो जाते हैं कि यार नहीं हो रहा। माँ बाप भी कहने लग जाते हैं बेटा मत कर, ठीक है, मत कर, कुछ दूसरी चीज ट्राई कर ले, जैसे रेलवे कर ले, बीएड कर ले, बीटीसी कर ले, बीटेक कर ले। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी उम्र बढ़ रही होती है और आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। चौथी, एक लास्ट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि आपको अपना 110% क्या मेंटेन रखना है, डिटर्मिनेशन, यानी आपको खुद को समर्पित करके रखना है अपनी एग्जाम के प्रति, और आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, यानी कि रेगुलर। रेगुलर मतलब समझ रहे हो, चाहे बारिश आए, चाहे अंधेरा है, चाहे लाइट नहीं है, चाहे पैसे नहीं है, चाहे मैं आज रो रहा हूँ, चाहे घर में लड़ाई हो गई, चाहे खाने को नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे ये सारी चीज़ें बाद में पढ़ना है। और एक और चीज़, अपने नोट्स जो आप पढ़ रहे हो उनके नोट्स कॉपी में बनाना मत भूलना, नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में मिस्टेक कमिट करने की कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे हो ये गलती है मैंने कर दी, तो उस एक गलती से आपका पूरा फ्यूचर स्पॉइल हो सकता है। ठीक है, और ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक लंबे समय की दूरी जर्नी है, ये आपको 2 दिन में कवर नहीं होगी, 3 दिन में नहीं होगी, इसमें सालों साल लगते हैं, महीनों के महीने लगते हैं, और उसके बाद भी कई बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं इन द एंड, कि अगर आप फेल होते हो, आपके फेलियर्स हैं, तो ये आपका नज़रिया आपका डिसाइड करेगा फ्यूचर, कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, दूसरे में फेल हो गए, तो आप उन फेलियर्स को किस तरह से लेते हो, उनसे सीखते हो या उनसे हार के बैठ जाते हो। क्योंकि अगर हो सकता है यूपीएससी आपको नहीं ऑफिसर बना पाया, आपकी उम्र चली गई, आपके अटेम्प्ट्स चले गए, लेकिन आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। और अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करी है ना, तो आप जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर लोगे और बहुत अच्छा कर लोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कि हम अपनी जो स्टार्टिंग है, जो बिगिनिंग है, वो कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। ठीक है, स्पेशली हमारी जो मैं बताने वाला हूँ आपको आईएएस की तैयारी के लिए बताने वाला हूँ। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट फॉर आईएएस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जून में एग्जाम होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जून में जो एग्जाम हो गया लास्ट, उसके बाद मैं बिगिनर हूँ और मैंने जिस दिन एग्जाम हो उसके अगले दिन से अपनी तैयारी शुरू करी। ठीक है, जून से फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी। हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हों 6th to 12th तक की, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, जो भी रहता है एनसीईआरटी में हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग, वो सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी जो कि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको छोटी छोटी चीज़ें बताएगी उसमें। इवन हमारे चैनल पे भी एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट है, जिसमें मैं 6th क्लास की सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। आप उसमें अगर जाकर देखो तो वहाँ पर मैप्स, छोटे छोटे बातें बता रहे हैं मैप के बारे में, छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, समय कैसे निकालते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे। आपकी एनसीईआरटी में बहुत बेस, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो 6 to 12 अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है विद कॉन्सेप्ट, मैं नहीं कह रहा आपको सिर्फ पढ़ना है, तो यहाँ पर आपका जो मेन टारगेट होगा, फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट टारगेट, फोकस ऑन एनसीईआरटी थॉरली। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्या करेगा, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाला है आपकी पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, और एनसीईआरटी आप सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि उनको ख़त्म करना है पढ़ के, नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है कि मुझे उनको समझना है एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो ये रहा सबसे पहले एनसीईआरटी के बारे में। फिर आता है एक एग्ज़ाम, देखो इन सब चीज़ों के साथ एक मेन चीज़ ये होती है आईएएस एग्ज़ाम में, एक ऑप्शन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो कि सबसे अहम रोल प्ले करता है एक बच्चे के सिलेक्शन में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये जो ऑप्शन सब्जेक्ट है ना, बहुत वाइजली चुनना है, कुछ भी नहीं है, बहुत वाइजली चुनना का मतलब ये है कि देखो इन दी एंड आपका ये जो ऑप्शन सब्जेक्ट है ना, ये आपके सिलेक्शन में ये ऑप्शन सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। पहली चीज़, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए ये नहीं है कि ट्रेंड में क्या चला हुआ है या हमारे सीनियर्स कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं, जैसे कि वो ज्योग्राफी ले रहे हैं तो ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ट्रेंड में चल रहा है तो हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री ईजी नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है आपको ज्योग्राफी अच्छे से आती है आप ज्योग्राफी लो, आपको पॉलिटी अच्छे से आती है आप पॉलिटी लो, आपको हिस्ट्री अच्छे से आती है आप हिस्ट्री लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो जिस सब्जेक्ट के साथ,
वही आप चूज़ करना, लेकिन सोच समझ के और ध्यान से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना। फिर आपका मैं बताऊं, ये जो मैंने आपको बताई एनसीईआरटी और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसकी आप तैयारी करोगे, डू योर एनसीईआरटी एंड ऑप्शनल साइमल्टेनियसली, यानी कि आप लगातार 4 महीने यानी जून टू सितंबर इन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करोगे। अगर आपको कोचिंग की नीड है इन चीज़ों को तैयार करने में तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करके इन सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी करो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 4 महीने यानी जून टू सितंबर आपको एनसीईआरटी और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। फिर आता है उन्हीं 4 महीनों में आप 1 से 1.5 महीना आप ये भी इसमें भी ले सकते हो, वो क्या, जो कि आपका आएगा सिलेबस और अपना प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने में। आप अपने क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे। यू नीड टू एनालाइज योर सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थ्रू विच, जिसकी मदद से आपको, अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी क्या आपसे पूछ रहा है, उसकी डिमांड क्या है, वो आपसे क्या चाहता है। एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपने पेपर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो प्रीवियस कि उनमें किस तरह से, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को आप एनालाइज करो। इससे क्या होगा, आपको ईजी पड़ेगा अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, 1 से 1.5 महीना आप किस में दोगे, आप अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज करने में। फिर आता है राइटिंग हैबिट। राइटिंग में आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, पिक्चर राइटिंग करोगे, ऐसे राइटिंग करोगे। ठीक है, हेडलाइंस इन न्यूज़पेपर, यानी कि देखो अब इन 4 महीनों में, ये सारी 4 महीने की प्रोसेस बता रहा हूँ, इसमें आपको जून टू सितंबर, इसमें आपको ये सब करना है। पेपर एनालाइज करना है, सिलेबस एनालाइज करना है, ऑप्शनल पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद आपको इन सब चीज़ों की साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। और न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूँ, इन 4 महीने में आपको जो न्यूज़पेपर है वो इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ न्यूज़पेपर क्या पढ़नी है, हेडलाइंस आप पढ़ लीजिए अगर ये हर रोज़। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा, जनरेट करेगा आपकी एक आदत राइटिंग की और आपकी सिटिंग प्रैक्टिस की, यानी कि बैठने की आदत बनाएगा आपकी, और आपकी लिखने की आदत को बनाएगा ऑन गिवन टाइम, यानी कि जो टाइम आप पीरियड आपको मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए, आपको एक टाइम मैनेजमेंट बनेगा। फिर बात करता हूँ न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर की। अब न्यूज़ देखो, सितंबर तक हो गया, यानी जून टू सितंबर हमने आपको बताया क्या करना है आपको। अब सितंबर टू दिसंबर की बात करते हैं, जिसमें आपको न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स पढ़नी है, जो कि डीपली पढ़नी है। ठीक है, न्यूज़पेपर में आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और जो भी आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर में, उन सब के रेगुलर नोट्स बनाओगे। ठीक है, कॉपी में, और उनको हर रोज़ रिवाइज करोगे। जैसे आपने आज अगर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर आज की पढ़ी, उनके नोट्स बनाओगे, फिर अगले दिन जो पढ़ोगे उसके साथ साथ आप जो आज बनाया ना वो भी आप उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, ये रहा आपका न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर, जो कि सितंबर टू दिसंबर कवर अप करोगे आप लगातार। सॉरी गाइज। फिर अपने 2 पेपर और होते हैं, एथिक्स के और ऐसे पेपर। ठीक है, ये इसकी आप तैयारी करोगे दिसंबर टू मार्च। अब इन पे आप फोकस करोगे किस पे, एथिक्स वाले पेपर पे और ऐसे पेपर पे। सो टिल डेट आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है सेकंड रीडिंग, और यहाँ इस डेट तक यानी कि मार्च तक आपका क्या कवर हो जाएगा, जीएस पेपर कवर हो जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी पूरी 6 to 12, ऑप्शनल कवर हो जाएगा, करंट अफेयर कवर हो जाएगा, न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा, यानी कि कितनी सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। समझ रहे हो आप, जून से लेकर मार्च तक आपके, मतलब देखो, जीएस पेपर कवर हुआ, करंट अफेयर कवर हुई, न्यूज़पेपर कवर हुआ, एनसीईआरटी कवर हुई। ठीक है, उसके बाद आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, और आपका क्या कवर हुआ, पिक्चर राइटिंग, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर एथिक्स पेपर और जो ऐसे पेपर है इनका भी। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं इन जून से लेके मार्च तक के टाइम में। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ आपको जून से लेके मार्च तक में जितना भी आपने पढ़ा ना, उनका कंटिन्यूसली डेली के डेली आपको रिवीजन करते रहना। ये रिवीजन मत भूलना गाइस, ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। रिवीजन रेगुलर चाहिए, जो आप आज पढ़ोगे उस दिन आप कल का रिवीजन करोगे साथ के साथ पूरा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे कि जो भी आपने पढ़ा है जून से लेकर मार्च तक, उन सब चीज़ों को आप अपने नोट्स को, जहाँ से आपने पढ़ा है, यूट्यूब कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, कोई बुक, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करो एक जगह, कंसाइज करो, उन सब चीज़ों को शॉर्ट करो। ये नहीं है कि आपने ये सब तो पढ़ लिया मार्च तक,
उसके बाद जैसे ही पेपर नज़दीक आया, आपको कुछ नया सीखने को मिला, आप दूसरी जगह कोई दूसरी बुक मंगा लिया, आप उसको पढ़ने लग गए, या आपने कहीं दूसरी जगह कोचिंग ज्वाइन कर लिया, आप किसी दूसरे की बातों में आ गया, वो पढ़ने लग गए। नहीं, आपने अभी तक जो पढ़ा है ना, उससे नहीं भटकना है, और आप उन्हीं सब चीज़ों को रिवाइज करोगे, उन्हीं सब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, और अपने पूरे सिलेबस को, अपने नोट्स को, जो सोर्सेज से आपने पढ़ा है, उन सबको कंसाइज करोगे, कवर अप करोगे, एक जगह इकट्ठा करोगे। मैंने इन सब चीज़ों से पढ़ा है, मुझे यहीं से रिवीजन करना है, यहीं से प्रैक्टिस करनी है। अननेसेसरी बुक्स और मैगजीन्स या कोचिंग या यूट्यूब कहीं पर भी नहीं जाना, वो आपकी मदद नहीं करने वाले हैं, वो आपके पेपर को क्वालिफाई नहीं कराएंगे, बस आपको आपके रास्ते से भटका देंगे। ठीक है, फिर रिवाइज करना है एज मच एज पॉसिबल। आपको आदत बना के रखनी है अपनी नोट मेकिंग की, जो कि आपकी हेल्प करेंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में और मेंस क्वालिफाई करने में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, ध्यान रखना, कहीं और नहीं भटकना। ठीक है, फिर कुछ अपना जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम आएगा मार्च टू जून, यानी कि जो जून में अपना प्रीलिम्स होगा, तो उसमें फोकस करने के लिए आपको क्या करना है, मार्च टू जून, मार्च तक की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई। अब मार्च के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज करनी है, एज मच एज पॉसिबल मॉक टेस्ट देने हैं, टेस्ट सीरीज करनी है। ये आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम को क्वालिफाई टैकल करने में, जो कि आपका एग्जाम हॉल में होने वाला होगा। ये आपकी मदद करेंगे टेस्ट सीरीज आपका टाइम मैनेजमेंट बनाने में, कि अगर 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 घंटे में अंदर अंदर क्या मैं अपने पेपर में बेस्ट दे पा रहा हूँ, उस पेपर को क्वालिफाई कर पा रहा हूँ, तो वो टेस्ट सीरीज, वो मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करने वाले हैं। और दूसरा, कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स भी जो कि आप बाय कर लेना, जो कि आपकी बहुत मदद करेंगे। आप उन पर प्रैक्टिस करते रहना, जैसे कि लक्ष्मीकांत की आती हैं, या फिर अरिहंत की आती हैं, लूसेंट की आती हैं, तो इन सब चीज़ों में आप प्रैक्टिस करते रहना जो भी आपने पढ़ा है। तो अप टू जून तक जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, उससे होने से पहले तक आपकी पूरी स्ट्रैटेजी फिक्स्ड हो गई कि आपको क्या पढ़ना है, कौन से महीने में क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर लास्ट एक चीज़ और मेंस के लिए, कि जैसे ही आपने अपना प्रीलिम्स दे दिया, उसके बाद अगर आपकी आंसर की आ जाती है यूट्यूब पे या कहीं पर भी, आप आंसर की मिलाओगे अपने पेपर की, और अगर आपको लगता है आपका, मतलब ये नहीं है कि मैं प्रीलिम्स देकर आ गया तो मेंस जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक बैठे रहना है, नहीं। आपको जैसे ही आप देकर आते हो और आपको आंसर की पता चलती है, आप अपने आंसर्स मिलाओगे, और जैसे ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है वैसे ही आपको मेंस के एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, और ये नहीं सोचना है कि मेरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपको अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है मेंस एग्जाम के लिए, और आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी 1 महीना करीब लेता है आपका मेन प्रीलिम्स के रिजल्ट देने में, उसके बाद आपका मेन होता है। ठीक है, तो आपको अपने पेपर देने के साथ साथ, आंसर मिलाने के बाद साथ के साथ, उसके बाद आपको, अगर आपको लगता है आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप उसी दिन से, उसके नेक्स्ट डे से आप अपने मेंस के एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, मेंस में क्या करना है, आपको मेन फोकस रखना है आंसर राइटिंग में, स्पेशली मेंस एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, फोकस रखना है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ योर मेंस। ठीक है, आंसर राइटिंग आपके मेंस के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है, आपने कितनी तैयारी करी है, आप ये सोचकर मत बैठ जाना कि मैं प्रीलिम्स निकाल लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं मेंस भी निकाल लूँगा। नहीं, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, कीप प्रैक्टिसिंग, कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करनी है, वही आपकी मदद करेगा आपको मेंस क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो प्रैक्टिस किसकी करनी है, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, और आपको टेस्ट सीरीज देते रहना है, जो कि आपका टाइम मैनेजमेंट बनाकर रखेंगे। और आप अपने करंट इवेंट्स, यानी जो भी अपने इस टाइम देश में हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे हैं, उन सारे करंट इवेंट्स को आप नोट्स में लिखोगे, और उन करंट इवेंट्स को अपने नोट्स से कनेक्ट करके एक ऐसे राइटिंग, प्रैक्टिस राइटिंग, जो भी आपको लिखनी है वो लिखते रहना है। ठीक है, फिर आप क्या करना है, आपको रिलेट करना है किससे, करंट इवेंट को अपने नोट्स से, और उन सब चीज़ों का रिवीजन करते रहना है। तो वही सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी अपना मेंस क्वालिफाई करने में। ठीक है, आफ्टर अक्टूबर आपका जो मेंस रिजल्ट आपको पता है, अगर आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, आप मेंस रिजल्ट वेट मत करना, आप स्टार्ट कर देना अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन। तो यही था मेंस तक का अपना सफ़र, कैसे करना है, क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन किसकी शुरू होगी, इंटरव्यू की, और आप इंटरव्यू जैसे ही क्वालिफाई करते हो और आप बन जाते हो ऑफिसर। ठीक है, तो ये एक बहुत टफेस्ट एग्जाम है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देनी है। हो सकता है मैंने ये वीडियो 15 से 20 मिनट या 25 मिनट में ख़त्म कर दिया, लेकिन इसमें जो 15 से 20 मिनट के वीडियो में आपकी पूरी 1 साल की जर्नी, और 1 साल की जर्नी में आपका 110% मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका गिव अप ना करने का दृढ़ निश्चय, वो सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी आपका पेपर क्वालिफाई करने में। ठीक है, प्रॉब्लम्स कुछ भी आए, हमें लगे रहना है, और एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दो गाइज कि ये प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा, आपके जो सपना आया, जो आपका ड्रीम है, आपकी जो मंजिल है, वो आपकी प्रॉब्लम से बहुत बड़ी है।
और आप अचीव कर लोगे। ठीक है, सो गुड लक गाइज, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और आप इस पेपर को क्वालिफाई करोगे और मैं ये अपेक्षा रखता हूँ। और हाँ गाइज देखो, हमारे चैनल पे भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब की सीरीज़ में ला रहा हूँ। एनसीईआरटी की भी स्टार्ट करी है मैंने, वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए पूरा सिलेबस लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।